पीसीबी भी समझता है कि इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह नहीं है, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान के ओहदे से हटाया गया तो नायब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए बनाया गया कि अब मोहम्मद रिजवान, मुझे नहीं लग रहा कि इन 3 टेस्ट मैचों में अनटिल अनलेस के सरफराज अनफिट हो जाएं, ये सरफराज पहले 2 टेस्ट मैचों में बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन ठीक है, एक अच्छा है कि 2 विकेट कीपर में मुकाबला है। अगर एक बाहर बैठा हुआ है तो दूसरे के सर पे तलवार लटक रही है कि अगर बाबर आजम 1 या 2 बड़ी इनिंग खेल जाए इस टेस्ट सीरीज में, तो फिर एक जो बड़े बैट्समैन का मकाम और मर्तबा है, मेरे ख्याल में उसके हिसाब से मैं इस सीरीज को बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहा हूँ। अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो ही आप देख रहे हैं कि हम जीतेंगे। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट जारी है, कंडीशन और टॉस अहम फैक्टर है, तो ये कहिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, पर्थ की पेसी विकेट है, कैसे देख रहे हैं आप इस सीरीज? देखें, ऑस्ट्रेलिया में जब भी पाकिस्तान की टीम गई तो बॉलर्स को मुश्किल पेश आती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान पिछले 25 साल से ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सका है। और ऐसे मौके पे जबकि नए बॉलरों के लिए ऑस्ट्रेलियन कंडीशन हमेशा से मुश्किल रही हैं, तो पाकिस्तान ने 2 नए बॉलरों को आज टेस्ट कैप दे दी। तो मेरे ख्याल में इनएक्सपीरियंस पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है। शाहीन शाह अफरीदी के अलावा आप देखें कि फहीम अशरफ भी बहुत ज्यादा तजर्बाकार नहीं है, फिर आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद, इनका पहला टेस्ट मैच है, इसलिए आप देखें पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। अब लंच के बाद बमुश्किल 132 रन बनने के बाद पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिली। तो मेरे ख्याल में अब सारा जो बैटिंग का जितना खुमार था वो तो एक तरह से उतर गया। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को एक स्पिनर को टीम में डालना चाहिए था, क्योंकि हमने जब लंच से पहले सलमान अली आगा को देखा तो उनकी गेंद ब्रेक हो रही थी। अच्छा, अबरार अगर अनफिट हो गए, हमने साजिद खान को कराची से फ्लाई करा के पर्थ भेजा, अगर उनको मैच खिलाना नहीं था तो फिर अबरार भी वहां मौजूद है, हो सकता है अबरार दूसरे टेस्ट तक फिट हो जाए। तो मेरे ख्याल में टीम कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा इस वक्त तहफुजात नजर आते हैं, लेकिन अब जो असल इम्तहान है वो पाकिस्तान की बैटिंग का है। और मेरी जाती राय में मैं जिस चीज को बहुत ज्यादा फोकस किया हूँ इस सीरीज में, कि बाबर आजम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी। जाहिर है दुनिया के बड़े बैट्समैन है, लोग कहते थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते थे कि उन पर कप्तानी का प्रेशर है, वो प्रेशर तो बढ़ गया। तो अगर बाबर आजम 1 या 2 बड़ी इनिंग खेल जाए इस टेस्ट सीरीज में, तो फिर एक जो बड़े बैट्समैन का मकाम और मर्तबा है, मेरे ख्याल में उसके हिसाब से मैं इस सीरीज को बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहा हूँ। अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो ही आप देख रहे हैं कि हम जीतेंगे। अच्छा भट्टी साहब, कौमी टीम का जो कॉम्बिनेशन सामने आया है, कप्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन है और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कप्तान कह तो जरूर रहे हैं कि हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि 25 साल पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता था, और पिछले 25 साल से 14 टेस्ट मैच हम खेले ऑस्ट्रेलिया में, और तमाम टेस्ट मैच हारे हैं। तो मेरे ख्याल में एक आध टेस्ट अगर ड्रॉ भी पाकिस्तान की टीम कर ले तो ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। जीतना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इस बॉलिंग अटैक के साथ 20 विकेट लेना किसी टेस्ट मैच में मुझे तो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। अब भट्टी साहब, मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद इस वक्त दोनों जो टॉप विकेट कीपर हैं, और इफ्तिताई मैच में हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान के बजाय सरफराज अहमद को मुंतखब किया गया है, तो बतौर विकेट कीपर सरफराज अहमद को मोहम्मद रिजवान पर तरजीह दी गई। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले जो 4 टेस्ट मैच हुए, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में हुए थे, उस सीरीज में सरफराज ने कमबैक किया था, 3 50 किए, 1 सेंचुरी बनाई, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। फिर श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच थे, तो पिछले 4 टेस्ट मैचों में तो सरफराज खेल रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की तरफ से वाइट बॉल फॉर्मेट का तो हिस्सा है। टेस्ट टीम के साथ ट्रेवल जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में
सरफराज ने कमबैक नहीं किया। सरफराज ऑलरेडी खेल रहे हैं। और फिर कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक मीडिया रिलीज के जरिए अनाउंस किया कि शाहीन शाह अफरीदी वनडे टेस्ट मैच के भी कप्तान नायब कप्तान बन गए पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी भी समझता है कि इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह नहीं है, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान के ओहदे से हटाया गया तो नायब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए बनाया गया कि अब मोहम्मद रिजवान, मुझे नहीं लग रहा कि इन 3 टेस्ट मैचों में अनटिल अनलेस के सरफराज अनफिट हो जाए, या सरफराज पहले 2 टेस्ट मैचों में बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे दे। लेकिन ठीक है, अच्छा है कि 2 विकेट कीपर में मुकाबला है। अगर एक बाहर बैठा हुआ है तो दूसरे के सर पे तलवार लटक रही है कि अगर जी हाँ। अच्छा भट्टी साहब, स्पिनर्स की बात की जाए तो कोई फुल टाइम स्पिनर नहीं रखा गया, फास्ट बॉलर पर ही निसार किया जा रहा है, कितना मौसर साबित हो गई? देखिए, मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 3 फास्ट बॉलर और उनके जो नंबर 1 स्पिनर हैं नेथन लाइन, उनको खिलाया है। और हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और सलमान अली आगा नॉन रेगुलर स्पिनर हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक तो स्पिनर की टेस्ट मैच में जरूरत रहती है, फास्ट बॉलरों को रेस्ट भी देना होता है, फिर 90 ओवर्स एक दिन में करवाने होते हैं। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स के साथ 90 ओवर्स पाकिस्तान के लिए कम पड़ जाएंगे। इस तरह ना हो कि पाकिस्तान को फिर आपको लग रहा है कि पेसी विकेट की वजह से ये डिसीजन लिया गया होगा कि फास्ट बॉलर्स को रखा जाए? मेरे ख्याल में पेसी विकेट भी एक चीज है, लेकिन अपने स्पिनर्स पर मेरे ख्याल में अदम एतमाद भी है टीम मैनेजमेंट का कि हमारे स्पिनर्स उस क्वालिटी के नहीं है कि पाकिस्तान को विकेटें दिलवा सकें। इसलिए आप देखें कि साजिद खान पहुंच गए, उनको नहीं खिलाया। नोमान अली टीम का हिस्सा है। अबरार अहमद, जिनकी बहुत ज्यादा बात हो रही थी वर्ल्ड कप में कि उनको खिलाया जाए, लेकिन वो 27 ओवर करवा के अनफिट हो गए। देखिए, पाकिस्तान की इस टीम का जो सबसे बड़ा मसला है वो फिटनेस का है कि हमारे प्लेयर्स ऊपर तले अनफिट हो रहे हैं। तो टीम मैनेजमेंट को इस तरफ जरूर देखना पड़ेगा। फिर मैच के दौरान फील्डिंग भी मुतासिर हो रही है भट्टी साहब। तो भट्टी साहब, पीएसएल की बात करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों के जो है वो ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। तमाम 6 फ्रेंचाइजीज ने 18 रुकनी स्क्वाड तैयार कर लिया है और वो मंजूर भी कर लिया गया। मजबूत लग रहा है आपको ये सारा। और इसमें एक और चीज़ सामने आई है कि 3 भाई जो हैं, नसीम शाह, उबैद शाह और हनैन शाह, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में इकट्ठे आ रहे हैं। तो क्या बाकी टीमों पर भारी पड़ेंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि तीनों भाई भारी पड़ते हैं या नहीं पड़ते। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि जिसमें जो टीम ओनर्स हैं या टीम के जो करता धरता है वो जिसको जहां चाहे सिलेक्ट कर लें। अच्छा। मेरे ख्याल में हो सकता है नसीम शाह ने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि मेरे दोनों भाइयों को इस टीम में रखा जाए। लेकिन हुनैन भी टैलेंटेड है, मैंने उनको देखा है। उबैद शाह को अभी मैंने रिसेंटली देखा अंडर 19 टीम के कैंप में, वो भी काफी तेज है। तो मेरे ख्याल में उभरते हुए बॉलर हैं, किसी का भाई होना कोई मसला नहीं है। लेकिन कल हमने देखा ड्राफ्टिंग में दुनिया के अच्छे प्लेयर्स शामिल हो गए। पीसीबी ने अच्छी कोशिश की ड्राफ्टिंग में। जल्दी से बस ये बता दें कि किस टीम का स्क्वाड मजबूत लग रहा है आपको? मेरा ख्याल में कराची किंग्स ने बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ की है। वसीम अकरम उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। फिल सिमंस उनके पास आ गए, कप्तान उनके शान मसूद बन गए। लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है और कराची किंग्स की टीम, ये ऐसी टीम है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि टूर्नामेंट कब शुरू होगा। हमने बारात तो तैयार कर ली, लेकिन शादी कब होगी इसका अभी फैसला नहीं हो सका। चलिए जी, इंशाल्लाह जल्दी फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपने सुनवाक दिया और क्रिकेट से मुतल्लिक अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।